रेसिडेंट एविल रिक्वायम ने अराउंड लॉन्च के बाद 3 लाख कॉन्करेंट प्लेयर्स टच कर लिया है और अराउंड 5 मिलियन कॉपीज बिक भी चुकी है। मैं इस गेम को खेलने के लिए पागल हो रखा हूँ। Absolutely smashed it. Best in franchise history. This has been around for nearly 3 decades, and yet they are still able to make new games in this franchise that feel fresh and fun. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वीकली चार्ट्स को डोमिनेट भी कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेसिडेंट एविल फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ चुकी थी। तो फिर सवाल ये है, ये फ्रेंचाइजी वापस दुनिया की सबसे बड़ी हॉरर फ्रेंचाइजी कैसे बन गई? बात है साल 1980s की। कैपकॉम गेमिंग वर्ल्ड में ऑलरेडी एक जायंट बन चुकी थी आफ्टर द रिलीज ऑफ गेम्स लाइक स्ट्रीट फाइटर 2, मेगा मैन एंड फाइनल फाइट। वही 1989 में टोकुरो फुजिवारा, उस समय कैपकॉम के प्रोड्यूसर, एक गेम बनाता है नोन एज स्वीट होम, व्हिच वाज बेस्ड ऑन द मूवी स्वीट होम। ये गेम एक हॉरर टर्न बेस्ड आरपीजी गेम थी जो फोकस करती थी ऑन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एक हॉन्टेड मेंशन मैकेनिक्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। पर एक दिक्कत है इस गेम के साथ, फुजिवारा चाहता था कि इस गेम में एक जेन्युइन हॉरर की फीलिंग इंड्यूस करे, बट उस समय के ग्राफिक्स और सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था। ये गेम कमर्शियली तो इतना हिट नहीं हो पाई, बट इट स्टिल बिकेम द बैकबोन ऑफ हॉरर गेम्स इन कैपकॉम। लेकिन फुजिवारा खुश नहीं थे क्योंकि ये गेम उस पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाई थी जो वो इंटेंड कर रहे थे, एंड ये प्रोजेक्ट बस एक्सपेरिमेंट बन के रह गया। बट कहते हैं ना, आपका पैशन का कोई एंड नहीं होता है। एंड इसी समय अराउंड 1990 के शिंजी मिकामी कैपकॉम ज्वाइन करते हैं, एक यंग डेवलपर जो गेमिंग वर्ल्ड को एक ऐसा सीरीज देने वाले थे जो पूरे हॉरर जॉनर को डिफाइन करने वाला था। इट वाज लिटरली द पार्ट ऑफ सर्वाइवल हॉरर जॉनर। शिंजी मिकामी कोई लेजेंडरी डेवलपर नहीं थे उस समय। इस इनिशियल प्रोजेक्ट्स एट कैपकॉम उन्होंने एज ए डिजाइनर की तरह काम किया था ऑन द डिज्नी प्रोजेक्ट्स, बट फुजिवारा सॉ पोटेंशियल इन मिकामी। 1993 फुजिवारा ने मिकामी को असाइन किया ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट टू रीमेक द स्वीट होम। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, मिकामी हेटेड हॉरर जॉनरा, एंड टॉप ऑफ दैट उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। The way I see horror is more in the old style. For me, it's more of a what would happen situation if this creature appeared. It's the fear of the non-human. Then to begin his work, उन्होंने वेस्टर्न हॉरर कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए he started taking reference from movies like Dawn of the Dead by George Romero, उस समय की क्लासिक The Shining by Stanley Kubrick. Here's Johnny. And in influences के बाद the game intended more towards slow build-up and tense gameplay. It was no longer a Sweet Home remake क्योंकि developers realized the idea of Sweet Home was outdated. Developers ने even ghosts and monsters का idea तक scrap कर डाला था and started developing biological entities because Capcom always catered toward the Western culture and they realized that biological entities would work much better in the West. It could have been a game that pleased core horror fans, but it wouldn't sell a lot of copies. I reviewed my plan from scratch looking for something more accessible. And इसी आइडिया ने स्टार्ट किया द फॉर्मेशन ऑफ zombies and Umbrella Corporation. साल 1994 ऑन पेपर अब सब सही चल रहा था, बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी जो सेम प्रॉब्लम फुजिवारा ने भी फेस करी थी, द प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी। उस समय के हिसाब से द सुपर निंटेंडो वाज नॉट पावरफुल इनफ। डेवलपर्स जो एम कर रहे थे टू अचीव दैट सेंस ऑफ हॉरर वो पॉसिबल नहीं था विद निंटेंडो एंड द प्रोजेक्ट वाज फॉलिंग अपार्ट। बट ऑन द साइडलाइंस एट द सेम टाइम जापान में एक नया सिस्टम, पावरफुल, फ्यूचरिस्टिक एंड इट वाज अबाउट टू टेक द गेमिंग इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म, एंटर द प्लेस्टेशन डेवलप्ड बाय सोनी। प्लेस्टेशन चलता था सीडी रोम की मदद से एज कम्पेयर टू कार्ट्रिजेस इन निंटेंडो, एंड फुजिवारा की नजर पड़ी ऑन सोनी एंड दे क्विकली शिफ्टेड टू सोनी। एंड सिंस सोनी यूज कर रही थी सीडी रोम, उनके पास अराउंड 650 MB का स्टोरेज था जो निंटेंडो के कार्ट्रिजेस के स्टोरेज से काफी ज्यादा था। दिस अलाउड देम टू ऐड रिकॉर्डेड वॉइस, Too close. You were almost a Jill sandwich. फुल मोशन वीडियो, एंड दिस इवन अलाउड देम टू ऐड मोर डेप्थ। बट कहते हैं ना, इवन स्काई हैज अ लिमिट। इवन प्लेस्टेशन का पावर कम पड़ रहा था उनके लिए, सो दे वेंट फ्रॉम लाइव रेंडर्ड इमेजेस टू प्री रेंडर्ड इमेजेस। सो डेवलपर्स डिसाइडेड टू जनरेट द इमेज अर्लियर एंड देन इंस्टॉल इट टू द गेम। एंड इस मेथड का इंस्पिरेशन लिया गया था फ्रॉम अ गेम इन 1992 कॉल्ड एलोन इन द डार्क, जो फिक्स कैमरा एंगल्स एंड प्री रेंडर्ड इमेजेस को बेस करके बनाया गया था। एंड काफी इंस्पिरेशंस एंड काफी हर्डल्स एंड काफी टाइम के बाद रिलीज होता है द गेम कॉल्ड बायोहैज़ार्ड। Biohazard. एंड मार्च 30, 1996 को लॉन्च होती है ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स नोन एज Resident Evil.
एंड विद इन अ फ्यू वीक्स ये गेम बूम कर जाती है। अराउंड 10 लाख कॉपीज बिक गई थी पहले साल में। एंड कैपकॉम ने जस्ट रियलाइज किया कि उन्होंने गोल्ड माइन को टैप कर लिया है। इसकी सक्सेस को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने इवन सीक्वल को भी ग्रीनलिट कर दी। ईयर 1996 कैपकॉम प्री प्रोडक्शन चालू कर देती है फॉर द गेम रेसिडेंट इविल 1.5। यहाँ शिंजी मिकामी प्रोड्यूसर बन जाते हैं एंड डायरेक्शन का काम देता है यंग डेवलपर को नेम्ड हिडेकी कामिया, जिन्होंने रेसिडेंट इविल 1 में एज ए प्लानर काम किया था। एंड इस गेम में हम लोग एक नए प्रोटैगनिस्ट को देखने वाले थे, लियोन एस कैनेडी, एक रुकी पुलिस ऑफिसर, और एल्जा वॉकर, एक मोटरसाइकिल रेसर। हम लोग नए लोकेशंस को भी देखने वाले थे, जैसे कि रैकून सिटी पुलिस डिपार्टमेंट एंड लेबोरेटरीज। एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड। 1997 तक गेम डेवलपमेंट काफी सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ चुकी थी। गेम अराउंड 70% कंप्लीट हो भी चुकी थी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, शिंजी मिकामी ने गेम कैंसिल कर दी। उनके हिसाब से स्टोरी लैग कर रही थी और गेम में टेंशन फील नहीं हो रहा था। शिंजी मिकामी हमेशा से अपने डिसीजंस को लेकर अपफ्रंट रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर उनको पसंद नहीं आती थी तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट जाने में डरते नहीं थे। इसी चीज़ की वजह से फ्यूचर में उनको एक प्रॉब्लम भी आती है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, इस डिसीजन की वजह से कैपकॉम को 1 करोड़ का नुकसान भी हुआ। बट एवरीवन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टू द डेवलपर्स एक्चुअली सपोर्टेड दिस डिसीजन। दे बिलीव्ड इन शिंजी मिकामी एंड दे बिलीव्ड इन रिस्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के बाद कैपकॉम ने पूरा प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट किया। एंड क्योंकि स्टोरी में डेप्थ फील नहीं हो रहा था तो उन्होंने हायर किया जापानीज प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर नोबोरू सुगिमुरा, जिन्होंने स्टोरी में डेप्थ डाला। एल्जा की बजाय उन्होंने डाला क्लेयर रेडफील्ड को, सिस्टर ऑफ क्रिस रेडफील्ड, द ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट ऑफ रेसिडेंट इविल। एंड गेम में इंट्रोड्यूस किया पैरेलल स्टोरी लाइन्स। एंड टीम्स ने कई जगह को रीडिजाइन किया टू हैव डार्कर एम्बियंस एंड टू हैव ड्रामेटिक कैमरा एंगल्स। और आइकॉनिक एनिमीज जैसे कि विलियम बर्किन एंड मिस्टर एक्स, और इन चीज़ों ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोर को और डीप कर दिया। एंड 21 जनवरी 1998 को ये गेम ऑफिशियल लॉन्च होती है प्ले स्टेशन पर। पिछले गेम के कंपैरिजन में इस गेम ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन किया। मिलियंस ऑफ कॉपीज बिके, क्रिटिकली एक्लेम भी रही गेम। एंड ये गेम स्टेपल बन गया सर्वाइवल हॉरर जॉनर पे। एंड लियोन एस कैनेडी फैंस के बीच में एक पॉपुलर कैरेक्टर की तरह उभरा। साल 1999 कैपकॉम हमेशा से एक एम्बिशियस कंपनी रही है। रेसिडेंट इविल 1 और 2 के सक्सेस के बाद फ्रेंचाइजी को और बड़ा करने के लिए कंपनी ने रेसिडेंट इविल डिपार्टमेंट को छोटे छोटे टीम्स में डिवाइड कर दिया। उनमें से एक टीम काम कर रही थी ऑन रेसिडेंट इविल नेमेसिस एंड लेटर इस गेम को फाइनल इंस्टॉलमेंट बना दिया फॉर द गेम सीरीज। ये गेम भी सक्सेसफुल होती है मार्केट में, बट पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह कल्चरल फिनोमेनन नहीं बन पाती। एंड फिर रिलीज होता है रेसिडेंट इविल कोड वेरोनिका। सेम कंडीशन उस गेम को भी फेस करना पड़ता है। सर्वाइवल हॉरर एक फियर फैक्टर या फिर एक सरप्राइज फैक्टर पे बेस्ड होती है, क्योंकि लोग बार बार एक्सपोज हो चुके थे, लोगों को वो सेम लेवल ऑफ ड्रेडेडनेस फील नहीं हो रहा था। अब मिकामी ये प्रॉब्लम को रियलाइज करते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं टू ट्राई समथिंग डिफरेंट विद रेसिडेंट इविल 4। एंड यहाँ से शुरू होता है वन ऑफ द क्रेजिएस्ट स्टोरी इन गेम डेवलपमेंट हिस्ट्री। इस गेम को फिर से हिडेकी कामिया डायरेक्ट करने वाले थे। अभी तक आपने रियलाइज किया होगा कि कैपकॉम हमेशा से फोकस करती थी वर्ल्ड मार्केट को कैटर करने में, और हॉलीवुड में इस समय हाई ऑक्टेन एक्शन मूवीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। कामी चाहता था कि रेसिडेंट इविल 4 को भी सेम ट्रीटमेंट मिले, बट ऑन अ सुटेबल बैलेंस। एंड देन डेवलपर्स ने ऐड किया इस गेम में फास्ट कॉम्बैट, एग्रेसिव गेम प्ले और गॉथिक सेटिंग। एंड गेम फोकस कर रही थी ऑन अ न्यू प्रोटैगनिस्ट नेम टोनी। लेकिन डेवलपमेंट के दौरान मिकामी ने एक प्रॉब्लम नोटिस किया, ये गेम रेसिडेंट इविल की तरह फील नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार कैंसिल करने की जगह कैपकॉम ने इस गेम को रेसिडेंट इविल की ब्रांडिंग से हटाकर एक नए प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, नोन एज डेविल मे क्राई। और मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है डेविल मे क्राई कितनी पॉपुलर होगी। पर ऑन दी अदर हैंड रेसिडेंट इविल को अभी भी एक नई आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो सर्वाइवल हॉरर से कुछ अलग बनाना चाहते थे। रेसिडेंट इविल की पहचान रखने के लिए उन्होंने लियोन एस कैनेडी को एज मेन प्रोटैगनिस्ट चुना। बट 2001 से 2003 तक रेसिडेंट इविल का प्रोडक्शन एक डिजास्टर बन चुका था। एक के बाद एक प्रोटोटाइप्स फेल हो रहे थे। उसमें से एक था फॉग वर्जन, एक था हुकमैन वर्जन, और इवन ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज भी काम नहीं कर रहे थे। उनके पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो फ्रेंचाइजी को रीइन्वेंट करो, नहीं तो रेसिडेंट इविल खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए शिंजी मिकामी ने टोटल कंट्रोल लिया इस प्रोजेक्ट का। एंड उन्होंने एक चीज़ रियलाइज की, प्रॉब्लम्स प्रोटोटाइप में नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच में है। पहले रेसिडेंट इविल का फॉर्मूला आता था फिक्स कैमरा एंगल्स, टैंक कंट्रोल्स और स्लो सर्वाइवल हॉरर पे, और ये फॉर्मूला सेम काम नहीं करने वाला था नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो उन्होंने पहले फिक्स कैमरा एंगल के कॉन्सेप्ट को बदल के ओवर द शोल्डर पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब प्लेयर्स एनिमी पर डायरेक्ट एम कर सकते थे। बाय द वे, एक नया इन्वेंशन था गेमिंग वर्ल्ड पे। आज जो आप मॉडर्न इंस्टॉलमेंट देखते हो विद द ओवर द शोल्डर कैमरा सिस्टम, ये रेसिडेंट इविल 4 से ही ईजाद हुआ था। इसके बाद एनिमीज को अभी ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज से इंटेलिजेंट इन्फेक्टेड विलेजर्स बना दिया गया, कॉल लॉस गेनेडोस। 2003 से 2004 तक रेसिडेंट इविल 4 फाइनली शेप लेने लगा। जनवरी 11, 2005 में ये गेम फाइनली रिलीज होती है ऑन द निंटेंडो गेमक्यूब। और गेमिंग वर्ल्ड में फिर से एक धमाका आता है। मल्टीपल गेमिंग अवार्ड्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे ग्रेटेस्ट गेम एवर तक बोलने लगे थे।
लेकिन यही से एक बहुत बड़ा लूमिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। जिस गेम ने उनको एक नई मुकाम दिलाई, उसी की वजह से दो प्रॉब्लम्स आई। 2006 में सबसे बड़ा झटका लगता है जब शिंजी मिकामी कैपकॉम क्विट कर देते हैं। और शिंजी मिकामी कैपकॉम क्यों क्विट करता है, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2001 निंटेंडो ने अपना गेम क्यूब उस समय लॉन्च किया था, बट प्लेस्टेशन 2 जो मार्केट लीडर थे उस समय, उनसे कम्पीट करने के लिए कुछ चाहिए था निंटेंडो को। तब माइक्रोसॉफ्ट भी एक्सबॉक्स के साथ मार्केट में एंटर कर रही थी एंड निंटेंडो को मेजर थर्ड पार्टी एक्सक्लूसिव चाहिए थे टू कम्पीट विद सोनी। सो दे अप्रोच कैपकॉम विद द हिस्टोरिक डील ऑफ कैपकॉम 5। इस डील के हिसाब से 5 एक्सक्लूसिव गेम निंटेंडो पर रिलीज होने वाले थे। द टाइटल्स वर ब्यूटीफुल जो, किलर 7, PN03 एंड डेड फिनिक्स। और गेम्स एक्चुअली निंटेंडो को एज देने वाले थे ऑन द ग्लोबल मार्केट एंड शिंजी मिकामी इस डील को हेवीली ऑनर भी कर रहे थे। उन्होंने पब्लिकली ये भी कह दिया था, इफ रेसिडेंट इविल 4 इज एवर पोर्टेड टू अनदर कंसोल आई वुड कट ऑफ माय हेड। जब 2005 में रेसिडेंट इविल 4 फाइनली लॉन्च होती है गेम क्यूब पर, गेम क्रिटिकली अच्छा तो कर लेती है, बट अगर आप नंबर्स को नोटिस करोगे तो वो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू अर्लियर रेसिडेंट इविल इंस्टॉलमेंट्स। रीजन सिंपल था, गेम क्यूब कंसोल मार्केट में फेलियर होगी बिकॉज ऑफ पोर हार्डवेयर परफॉर्मेंस। तो कैपकॉम ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया टू एंड द एक्सक्लूसिव कैपकॉम 5 डील। देन कैपकॉम ने प्लेस्टेशन के लिए पोर्ट भी बना दी 40 रेसिडेंट इविल गेम्स। निंटेंडो के फैंस को बिट्रेयल तक फील हुआ एंड शिंजी मिकामी भी खुश नहीं थे, इवन ही फेल्ट बिट्रेड। तो शिंजी मिकामी को भी पब्लिकली एम्ब्रेस फील करना पड़ा। देन बहुत ही इंटरनल हसल्स के बाद, बहुत ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, देन उन्होंने फाइनली कैपकॉम छोड़ दिया इन द ईयर 2006। रेसिडेंट इविल 5 2009 में रिलीज होती है एंड डिजाइन वाइज ये गेम बहुत ही ज्यादा हॉलीवुड शूटर जैसा फील होता है। मासिव सक्सेस तो होती है बट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज्यादा डिविएट कर जाती है गेम। इसका रीजन था कि उस समय कैपकॉम का प्रोड्यूसर चाहता था कि गेम एक्चुअली कम्पीट करे विद द मार्केट ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी एंड हेलो। एंड डेव्स का कहना था कि सर्वाइवल हॉरर का स्पेस बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू एक्शन शूटर्स। सो ये डिजाइन शिफ्ट मोर ऑफ ए बिजनेस डिसीजन था एज कम्पेयर टू क्रिएटिव डिसीजन। 2012 में रेसिडेंट इविल 6 आती है जो सेल्स फिगर अच्छा कर लेती है, लेकिन गेम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है डिजाइन वाइज। ओरिजिनल हॉरर फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके थे इस समय तक। क्रिटिकली भी ये गेम फ्लॉप साबित होती है। फिर उन्होंने 2 स्पिन ऑफ्स निकाली, रकून सिटी और अम्ब्रेला कोड। ये गेम्स भी फेल हो जाती है। कैपकॉम अभी भी हाई ऑक्टेन शूटर से बाहर नहीं आना चाहते थे एंड दे एक्चुअली वांटेड टू इंटीग्रेट मल्टीप्लेयर सिस्टम एज वेल। Space. Oh my goodness, the game starts with a button mashing sequence. It can only go uphill from here. और गेम्स के ग्राफिक्स भी काफी पुराना फील होने लगा था एंड यहाँ रेसिडेंट इविल एज अ फ्रेंचाइजी जोक बन चुका था। अभी ओनर्स एंड स्टेक होल्डर्स को भी पता नहीं चल रहा था व्हाट टू डू विद रेसिडेंट इविल एंड दिस फ्रेंचाइजी वाज इन अ टोटल फ्लैट लाइन। एक बार आप इस ग्राफ को नोटिस कीजिए। ये ग्राफ रेसिडेंट इविल के क्रिटिकल डेवलपमेंट को दर्शाती है ओवर द इयर्स एंड ये सीरीज कभी भी कांस्टेंट डिक्लाइन में कभी गई ही नहीं। दे हैव ऑलवेज फाउंड अ वे टू टैकल एडवर्सिटीज। गिरते हुए परफॉर्मेंस को देखकर उस समय के सीईओ तक इन्वॉल्व हो गए। फिर उन्होंने जुन ताकेउची को अप्रोच किया टू लीड अ न्यू प्रोजेक्ट। ताकेउची ऑलरेडी रेसिडेंट इविल 5 पर काम कर चुके थे 4 साल पहले। फिर ताकेउची ऑलरेडी काम पर लग गए थे टू मेक द न्यू सर्वाइवल हॉरर एंड उन्होंने असाइन किया कोशी नाकानिशी को टू बी द डायरेक्टर ऑफ अपकमिंग रेसिडेंट इविल 7। जुन ताकेउची वांटेड दिस रेसिडेंट इविल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल सर्वाइवल हॉरर फॉर्म एंड टू कन्विंस अदर डेवलपर्स। डेव टीम ने एक छोटा कॉन्सेप्ट ट्रेलर बनाया। ताकेउची के हिसाब से प्रोजेक्ट में इस बार डेप्थ होना चाहिए। सो ही इवन स्क्रिप्ट द ऑनलाइन मोड आइडिया फ्रॉम द गेम एज वो चाहता था कि गेम फोकस करे इस बार ऑन एंजाइटी एंड हॉरर। पहले तो उन्हें कन्विंस करने में टाइम लगता है बट आफ्टर सम टाइम बिजनेस साइड ऑफ कैपकॉम फाइनली ये डिसीजन को अप्रूव करती है। बाय 2014 शिंजी मिकामी जो फेस कर रहे थे, ताकेउची भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एम्प्टी फ्रेमवर्क जो पिछले रेसिडेंट इविल की इंजन्स थे वाज नॉट पावरफुल इनफ टू हैंडल द पोटेंशियल रेसिडेंट इविल गेम्स एंड मार्केट में ऑलरेडी ढेर सारी इंजन्स थी जो एम्प्टी फ्रेमवर्क से बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। स्टिल द डेवलपर्स टुक ए बोल्ड मूव टू मेक देयर ओन गेम इंजन। देन दे मेड द न्यू RE इंजन और नोन एज रीच फॉर द मून इंजन। और ये इंजन कितने पावरफुल होती है आपको बाद में पता चलेगा। फाइनली अभी डेव टीम 50 मेंबर्स की बन चुकी थी। इस गेम का इंस्पिरेशन लिया जाता है फ्रॉम 2007 स्पेनिश मूवी कॉल्ड द रैक। गेम एस्थेटिकली भी इसी स्टाइल से आगे बढ़ रही थी। डायरेक्टर ने फिर सैम रैमी की इविल डेथ से इंस्पिरेशन लिया where मल्टीपल कैरेक्टर्स वर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेस। टीम ने एक्चुअली रियल लाइफ लोकेशन लुइसियाना स्टेट USA पे जाके फोटोज खींचे एंड वहां से वर्ल्ड बिल्ड करना चालू किया। ताकेउची चाहता था कि रेसिडेंट इविल 7 में शॉर्टेस्ट डेव साइकिल हो एंड ऑन द सेम हैंड he wanted a game that could compete with other games at that time. मतलब गेम कम से कम डेवलपमेंट टाइम पे निकलना चाहिए एंड ऑल्सो इट हैड टू बी परफेक्ट। एंड टू टैकल विद दिस इशू डेवलपर्स एसेट ग्राउंड अप बिल्ड नहीं कर सकते थे। ये एक इशू हो सकता था डेवलपर्स के लिए क्योंकि एसेट बिल्ड करने में टाइम लगता है एंड दे कुडंट अफोर्ड दैट मच टाइम टू बिल्ड एसेट्स फ्रॉम ग्राउंड अप। सो दे हैड टू कम अप विद द आइडिया ऑफ फोटोग्रामेट्री, जहां आप एसेट्स बिल्ड करने की जगह उनकी हाई क्वालिटी इमेजेस लेते हो फ्रॉम एवरी पॉइंट एंड देन यू रिक्रिएटेड इट इन द सॉफ्टवेयर। एंड इस डिसीजन की वजह से RE7 हैड वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डेव साइकिल्स इन द रेसिडेंट इविल फ्रेंचाइज एंड क्रिएटिवली दे मैनेज्ड अ लॉट ऑफ डिसीजंस। By the end of 2015, RE7 का कोर कंप्लीट हो चुका था। Hey baby,
I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job. ओरिजिनल फैंस को पता चल गया था कि Resident Evil is finally coming back to its roots. January 14, 2017, Resident Evil 7 Biohazard was released, and the world was introduced to Ethan Winters, the Baker family, and the Mutamycete virus. Resident Evil was back to its peak again. Resident Evil ने actually managed किया to sell around 10 million copies, and more than financially, इस गेम ने actually Capcom को कई और तरीके से help किया, like giving the company RE engine, जो बाद में DMC5, Resident Evil Remix, Monster Hunter Rise, Resident Evil Village, and Resident Evil 9 Requiem के लिए भी यूज किया गया.